सो वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ BMCJE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे अर्थिंग क्या होता है, ग्राउंडिंग क्या होता है और IS 3043 स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अर्थिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी directly to the earth by the help of the low resistance wire is known as the electrical earthing। तो कोई भी लो रेजिस्टेंस वायर का यूज करके अगर हमने जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है वो अगर हमने अर्थ में सेंड किया तो वो कंप्लीट सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल अर्थिंग। तो जो डिस्चार्ज है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, फॉल्ट की वजह से भी हो सकता है, लाइटनिंग की वजह से भी हो सकता है, कोई भी ओवर वोल्टेज सर्ज आया तो उसके वजह से भी हो सकता है। तो हर एक केस में हम लोग अर्थिंग यूज करते हैं। The electrical earthing is done by connecting a non-current carrying part of the equipment और neutral of supply system to the ground। तो अर्थिंग में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नॉन करंट कैरिंग पार्ट होगा उसको हम लोग अर्थ करते हैं, या फिर जो न्यूट्रल होता है जो हम लोगों ने देखा था स्टार पॉइंट वगैरह, तो वहां पे जो न्यूट्रल होता है उसको भी अगर हम लोग ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे तो उसे भी हम लोग अर्थिंग कह सकते हैं। मोस्टली द गैल्वेनाइज आयन इज यूज फॉर द अर्थिंग। तो ये ध्यान में रखना कि गैल्वेनाइज आयन मटेरियल हम लोग यूज करते हैं अर्थिंग पर्पज के लिए। The earthing provides the simple path to the leakage current। तो करंट फ्लो होने के लिए हमें सबसे कम रेजिस्टेंस वाला पाथ चाहिए होता है, तो अर्थिंग में हम लोग वही प्रोवाइड करते हैं। इट प्रोवाइड्स द सिंपल पाथ टू द लीकेज करंट। तो जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही इजीली करंट फ्लो होगा उसमें से, और जो कोई भी शॉक वगैरह के चांसेस है उससे कम हो जाएंगे। द शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ द इक्विपमेंट पासिस टू द अर्थ विच हैज द जीरो पोटेंशियल। तो शॉर्ट सर्किट जो करंट है वो अर्थ में फ्लो होता है और अर्थ का जो पोटेंशियल है हम लोग जीरो पोटेंशियल कंसिडर करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है। दस प्रोटेक्ट द सिस्टम एंड इक्विपमेंट फ्रॉम द डैमेज। तो जो कोई भी हेवी करंट है वो अगर अर्थ में से फ्लो हुआ, बॉडी में से फ्लो नहीं हुआ, या फिर कोई भी वाइंडिंग वगैरह उसमें से फ्लो नहीं हुआ, तो विद द हेल्प ऑफ द अर्थिंग जो कोई भी सिस्टम है वो हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उससे जो इक्विपमेंट है वो डैमेज होने से हम उसे बचा सकते हैं। तब देख लेते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द अर्थिंग। The adequate earthing of electrical substation is of significant importance to increase the reliability of the supply services as it helps to provide the stability of the voltage conditions। तो अर्थिंग के वजह से जो रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम होती है या रिलायबिलिटी ऑफ द सप्लाई होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। एट द सेम टाइम जो स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। सेकेंड वन इज द प्रिवेंटिव एक्सेसिव वोल्टेज पिक्स ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंसेस। तो यही मैंने कहा था कि अगर कोई भी सडन राइज इन द वोल्टेज वगैरह हुआ तो उससे जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो विद द हेल्प ऑफ द अर्थिंग ये एक्सेसिव ओवर वोल्टेजेस है वो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग। तो लाइटनिंग के वजह से भी जो डैमेज हो सकता है उससे ये प्रोटेक्ट करता है। प्रोवाइड्स अ डिस्चार्ज पाथ फॉर सर्ज अरेस्टर। तो हमने सर्ज अरेस्टर भी देखा था कि वो कहाँ कनेक्ट करते हैं हम लोग, लाइन और अर्थ के बीच में। तो जो अर्थिंग है वो यही काम प्रोवाइड करते हैं। इट प्रोवाइड्स द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। एन अर्थ सिस्टम कैन अश्योर सच ए डिग्री ऑफ ह्यूमन सेफ्टी दैट अ पर्सन वर्किंग or walking in the vicinity of the grounded facilities is not exposed to the danger of the critical electric shock। तो ये ह्यूमन सेफ्टी भी प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज अगर कोई भी नॉन कंडक्टिंग पार्ट हुआ उससे अगर कोई भी लाइव वायर टच हुआ तो जो नॉन कंडक्टिंग पार्ट है उसमें से भी जो लाइव करंट है वो फ्लो होने लगेगा, और अगर हम लोगों ने उसे टच किया तो हमारे बॉडी में से भी करंट फ्लो होने लगेगा जिससे शॉक लग सकता है। तो इसलिए अगर हमने कोई भी इक्विपमेंट को वगैरह अर्थिंग प्रोवाइड किया है तो इसके वजह से जो एक्सेसिव करंट है वो डायरेक्टली अर्थिंग से फ्लो हो जाएगा और कोई भी शॉक लगेगा नहीं। तो इसकी वजह से ये ह्यूमन सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है जो अर्थिंग सिस्टम होता है। तो इसलिए अर्थिंग देना बहुत जरूरी है और ये कुछ एडवांटेजेस है अर्थिंग के। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं अर्थिंग के रिलेटेड। द फर्स्ट वन इज अर्थ इलेक्ट्रोड। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, आपने बहुत जगह पे देखे भी होंगे, जो स्ट्रीट लाइट के पोल्स वगैरह होते हैं उसके साइड में भी ऐसा अर्थिंग इलेक्ट्रोड भी कभी कभी यूज करते हैं। तो अर्थ इलेक्ट्रोड जो क्या है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो एनी वायर, रॉड, पाइप, प्लेट और एन अरे ऑफ कंडक्टर्स एम्बेडेड इन द ग्राउंड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इज नोन एज अर्थ इलेक्ट्रोड। तो अर्थिंग के लिए जो भी हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो कोई भी फॉर्म में हो, वायर, रॉड, पाइप, प्लेट या फिर मल्टीपल अरे ऑफ कंडक्टर्स, वो अगर हम लोगों ने ग्राउंड में यूज किया तो उसे हम लोग बोलते हैं अर्थ इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट वन इज अर्थ रेजिस्टेंस। The resistance offered by the earth electrode to the flow of current into the ground is known as resistance to earth or the earth resistance। तो earth resistance है वो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं अर्थ इलेक्ट्रोड उसका जो रेजिस्टेंस है उसे हम लोग कहते हैं अर्थ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे
डिफरेंट पावर स्टेशन के लिए हम लोग क्या क्या रेजिस्टेंस यूज करते हैं वो यहाँ पे दिया है, ये ध्यान रखना, इससे ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो फॉर लार्ज पावर स्टेशन हम लोग 0.5 ओम्स यूज करते हैं, देन मीडियम पावर स्टेशन के लिए हम लोग 1 ओम यूज करते हैं, एंड स्मॉल पावर स्टेशन के लिए हम लोग 2 ओम तक उसे यूज करते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये ऐसा अर्थ मैट या फिर जो अर्थ ग्रिड है उसके फॉर्मेट में भी ये दिया है, यानी कि क्रिस क्रॉस मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स, जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस होता है वो और कम हो जाता है और अर्थिंग बहुत ही सुपेरियर हो जाती है। नेक्स्ट वन इज अर्थ करंट। द करंट डिसिपेटेड बाय द अर्थ इलेक्ट्रोड इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड एज द अर्थिंग करंट। तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। देन नेक्स्ट वन इज स्टेप पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फीट ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द सबस्टेशन with 0.5 meter spacing between the 2 feet during the flow of earth current through the grounding system। तो स्टेप पोटेंशियल क्या है? इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फीट ऑफ अ पर्सन। तो एक इंसान के दो पैरों के बीच में अगर 0.5 मीटर का अगर गैप हुआ और वही सिस्टम में से अगर अर्थ करंट फ्लो हुआ है तो वो दोनों पैरों के बीच में कितना वोल्टेज जनरेट होगा उसे हम लोग बोलते हैं स्टेप पोटेंशियल। ओके, क्लियर? तो 0.5 मीटर जो है वो ध्यान में रखना, एंड इट इज द स्पेसिंग बिटवीन द 2 feet of a same person। The next one is touch potential। The potential difference between the fingers of a raised hand touching the faulted structure and the feet of a person standing on the substation floor। तो जो टच पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हैंड के और जो फीट है ऑफ अ सेम पर्सन के, तो उसमें जो कोई भी वोल्टेज रहेगा हैंड एंड फीट के बीच में उसे हम लोग बोलते हैं टच पोटेंशियल। द पर्सन शुड नॉट गेट अ शॉक इवन इफ द ग्राउंडेड स्ट्रक्चर इज कैरिंग द फॉल्ट करंट। तो अगर कोई भी नॉन करंट कैरिंग पार्ट हुआ, यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर हुआ उसमें से अगर अर्थ करंट फ्लो हो रहा है और अगर किसी इंसान ने उसे टच किया तो जो अर्थ करंट है वो ह्यूमन बॉडी में से फ्लो नहीं होना चाहिए, एंड पर्सन शुड नॉट गेट अ शॉक इवन इफ द ग्राउंडेड स्ट्रक्चर इज कैरिंग द फॉल्ट करंट। हेंस द टच पोटेंशियल शुड बी वेरी स्मॉल। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि IS 3043 क्या है। तो ये बेसिकली है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर अर्थिंग। तो अर्थिंग कैसे की जा सकती है और कैसी करनी चाहिए उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर द अर्थिंग। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या क्या है। द अर्थिंग शैल जनरली बी कैरिड आउट इन द अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, मेजर्स रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलेशंस 2010। तो जो कोई भी अर्थिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो एक स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर ही हम लोग उसे प्रोवाइड करते हैं। वो हम लोग खुद के मर्जी से वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ऑल इक्विपमेंट्स ऑफ द वोल्टेजेस ऑफ 250 वोल्ट्स टू 650 वोल्ट शैल बी अर्थ बाय 2 सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कनेक्शन विथ अर्थ। तो 250 से 650 के बीच में जो कोई भी अगर इक्विपमेंट हम लोग यूज करेंगे ये वोल्टेज रेंज पे ऑपरेट होने वाले, तो उसे हमें 2 अलग एंड डिस्टिंक्ट कनेक्शन ऑफ अर्थ हमें उसे प्रोवाइड करना पड़ता है। तो कोई भी सिंगल अर्थिंग हम उसे प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमें हमेशा 2 अर्थिंग यानी कि 2 सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कनेक्शंस फॉर द अर्थ हमें उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा। द थर्ड वन इज इन द केस ऑफ हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस द न्यूट्रल पॉइंट शैल बी अर्थ बाय नॉट लेस देन 2 सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कनेक्शंस विथ अर्थ, ईच हैविंग इट्स ओन इलेक्ट्रोड एट द जनरेटिंग स्टेशन और सबस्टेशन। तो इन्होंने कहा है कि हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस के लिए भी हमें 2 सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट जो अर्थ पॉइंट है वो हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं। The fourth one is if necessary the neutral may be earth through the suitable impedance। तो अगर हम अर्थिंग पॉइंट कनेक्ट करते हैं न्यूट्रल से लेके, तो अगर कुछ जरूरत पड़ी तो वहां पे हम लोग सुटेबल इंपिडेंस भी कनेक्ट कर सकते हैं टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फॉल्ट करंट। नंबर 5 इज अर्थ इलेक्ट्रोड शैल बी प्रोवाइडेड एट जनरेटिंग स्टेशन, सबस्टेशन एंड कंज्यूमर प्रेमाइसेस इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कोड। तो जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम लोग या तो जनरेटिंग स्टेशन साइड पे या फिर सबस्टेशन पे या फिर कंज्यूमर प्रीमाइसेस पे हम लोग अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एज फार एज पॉसिबल ऑल अर्थ कनेक्शन शैल बी विजिबल फॉर इंस्पेक्शन। तो जो अर्थ कनेक्शन है वो हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे कि वो विजिबली इंस्पेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अर्थ इलेक्ट्रोड है वो हाफ ग्राउंड के नीचे था एंड हाफ ग्राउंड के ऊपर था, तो वैसे हम लोग विजिबल इंस्पेक्शन इजीली उसका कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज रिकमेंडेड दैट द वैल्यू ऑफ एनी अर्थ सिस्टम रेजिस्टेंस shall be such as to conform to the degree of shock protection desired। तो जो कोई भी हम अर्थ सिस्टम में जो रेजिस्टेंस यूज करते हैं उसका जो वैल्यू है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरह होना चाहिए, जिसके वजह से जो शॉक प्रोटेक्शन है वो हम लोग वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज रिकमेंडेड दैट ड्राइंग शोइंग द मेन अर्थ कनेक्शन एंड अर्थ इलेक्ट्रोड बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच इंस्टॉलेशन। तो हमें एक ड्राइंग
जनरेट करनी पड़ती है, जहां पे सभी अर्थिंग पॉइंट्स जो कोई भी कनेक्टेड है वो पर्टिकुलर सिस्टम में, इट शुड बी शोन इन दैट पर्टिकुलर ड्राइंग। नो एडिशन टू द करंट कैरिंग सिस्टम शैल बी मेड विच विल इंक्रीज द मैक्सिमम अवेलेबल अर्थ फॉल करंट। तो हम अपनी मर्जी से कोई भी एडिशनल अर्थ पॉइंट वहां पे प्रोवाइड नहीं कर सकते, वही इन्होंने कहा है, नो एडिशन टू द करंट कैरिंग सिस्टम शैल बी मेड विच विल इंक्रीज द मैक्सिमम अवेलेबल अर्थ फॉल करंट। तो अगर हमने मैक्सिमम अर्थ पॉइंट्स प्रोवाइड करने की कोशिश की तो वहां पे अर्थ फॉल्ट इंक्रीज होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, एंड इट इज नॉट डिजायरेबल। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल मटेरियल्स फिटिंग्स यूज्ड इन द अर्थिंग शैल कंफर्म टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन वेरेवर दिस एग्जिस्ट। तो कहीं भी अगर हमने मटेरियल्स या फिर फिटिंग यूज किया अर्थिंग के केस में, तो वो सब मटेरियल हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में जो कोई भी मेंशन है उसी के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन ह्यूमन बॉडी क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला है टिंगलिंग सेंसेशन। तो ये क्या होता है? द थ्रेशोल्ड ऑफ परसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इज अबाउट 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर पे हमें थोड़ा थोड़ा जो शॉक है वो फील होने लगता है, लेकिन उसका जो सिवियरिटी है वो बहुत ही कम होता है। एट दिस लेवल द टिंगलिंग सेंसेशन इज फेल्ड बाय द सब्जेक्ट व्हेन देयर इज अ कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रिफाइड ऑब्जेक्ट थ्रू द इंटैक्ट स्किन। तो विदाउट ग्लोव्स वगैरह हम लोगों ने कोई भी जो फॉल्टी पार्ट है उसे अगर हमने टच करने की कोशिश की और उसमें से अबाउट 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो वहां पे हमें थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन फील हो सकता है। कोई भी बड़ा झटका नहीं लगेगा, लेकिन हमें स्किन पे थोड़ा ऐसा महसूस हो सकता है कि कुछ ना कुछ सेंसेशन या फिर कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो हमें वहां पे फील होता है। नेक्स्ट वन इज लेट गो करंट। द मैक्सिमम करंट एट विच द सब्जेक्ट इज स्टिल कैपेबल ऑफ रिलीजिंग अ कंडक्टर बाय यूजिंग अ मसल्स डायरेक्टली स्टिमुलेटेड बाय द करंट इज कॉल्ड द लेट गो करंट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? लेट गो करंट क्या होता है कि कोई भी फॉल्टी अगर कंडक्टर है उसे हम लोगों ने बेयर हैंडेडली टच किया तो उसमें से जो करंट है वो हमें फील होगा, कि कोई भी शॉक की तरह हमें फील होगा, लेकिन हम खुद की पावर यूज करके वो कंडक्टर है वो इजीली छोड़ सकते हैं या फिर वो कंडक्टर से दूर हो सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर करंट को हम लोग कह सकते हैं कि वो होगा लेट गो करंट। मतलब अगर हम लोगों ने कंडक्टर होल्ड किया और उसमें हमें फील भी हो रहा है कि यहाँ से कुछ ना कुछ फॉल्टी करंट फ्लो हो रहा है, हमें हैंड में सेंसेशन हुआ, लेकिन हम लोग मस्कुलर पावर से अगर वो कंडक्टर इजीली छोड़ सकते हैं तो वो पर्टिकुलर करंट लेवल को हम लोग बोल सकते हैं कि लेट गो करंट। द सेफ वैल्यू ऑफ द लेट गो करंट कुड बी कंसिडर अप्रोक्सीमेटली 6 मिली एम्पियर फॉर वुमेन एंड 9 मिली एम्पियर फॉर मेन। तो ऐसा रिसर्च में फाइंड आउट किया है कि जो लेट गो करंट की जो वैल्यू है वो 6 मिली एम्पियर होती है विमेन के लिए एंड 9 मिली एम्पियर होती है मेन्स के लिए। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि होल्ड ऑन टाइप करंट क्या होता है। At the current levels higher than the let go current, where the subject loses its ability to control own muscle action and he is unable to release grip on the electrical conductor. तो होल्ड ऑन करंट क्या होता है? होल्ड ऑन टाइप करंट होता है जो लेट गो करंट से थोड़ा ज्यादा होता है। वहां पे अगर हम लोगों ने फॉल्टी कंडक्टर टच किया तो वो पर्टिकुलर हैंड से मसल पावर यूज करके भी हम लोग जो है वो छोड़ नहीं सकते, वो जो फॉल्टी कंडक्टर है वो छोड़ नहीं सकते, यानी कि जो कंडक्टर है वो हमें होल्ड करके रखता है। तो इसलिए ये पर्टिकुलर करंट लेवल को हम लोग बोलते हैं कि होल्ड ऑन टाइप करंट। और जो पहले वाला था वो लेट गो करंट, मतलब जहाँ पे हम लोग हाथ इजीली छोड़ सकते हैं। होल्ड ऑन टाइप में हम लोग जो ग्रिप है वो छोड़ नहीं सकते, उसका करंट लेवल ज्यादा होता है। द रेंज ऑफ द होल्ड ऑन टाइप करंट इज 9 मिली एम्पियर टू 25 मिली एम्पियर। तो ये रेंज भी ध्यान रखना। जो लास्ट की रेंज थी वो थी 6 मिली एम्पियर फॉर वुमेन एंड 9 मिली एम्पियर फॉर मेन। This may cause the physical injury due to powerful contraction of the skeletal muscles, but heart and respiratory system works normally. तो यहाँ से हमें कोई भी फिजिकल इंजुरी हो सकती है, लेकिन हार्ट एंड जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नॉर्मली काम करते हैं ये पर्टिकुलर करंट टाइप के लिए। तो अगर होल्ड ऑन टाइप करंट से भी ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है फॉल्टी पार्ट में से, तो वहां पे क्या होता है चलो अभी हम लोग देख लेते हैं। द करंट लेवल फॉर 60 मिली एम्पियर टू 100 मिली एम्पियर, देयर इज अ चांस ऑफ पुलिंग द हार्ट इनटू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हेवी करंट फ्लो होता है 60 मिली एम्पियर टू 100 मिली एम्पियर, जो ह्यूमन बॉडी सहन नहीं कर सकती। इन दिस कंडीशन द रिदमिक एक्शन ऑफ द हार्ट सीजेस, पंपिंग एक्शन स्टॉप एंड द पल्सेस डिसअपियर। तो ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। इट प्रूव्स द फैटल अनलेस करेक्टेड विद इन द मिनट्स। तो अगर कुछ ही मिनट में इसको ट्रीट नहीं किया गया तो वहां पे डेथ होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये आप करंट लेवल ध्यान में रखना 60 मिली एम्पियर टू 100 मिली एम्पियर, तो यहाँ पे रिस्क ऑफ द डेथ बढ़ जाती है। तो ये करंट लेवल ध्यान में रखना। सबसे पहले होता है टिंगलिंग सेंसेशन, हमें मिलता है 1 मिली एम्पियर तक। देन उसके बाद आता है लेट गो करंट, वो होता है 6 मिली एम्पियर टू 9 मिली एम्पियर।
देन उसके बाद आता है होल्ड ऑन टाइप करंट जिसका रेंज होता है 9 मिली एम्पियर टू 25 मिली एम्पियर। एंड इसके बाद आता है जो हायर करंट लेवल होता है यानी कि 60 मिली एम्पियर टू 100 मिली एम्पियर। नेक्स्ट टॉपिक इज द रेजिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो हर एक इक्विपमेंट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। सिमिलरली हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो क्या होता है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। सो फॉर डीसी एंड 50 हर्ट्ज एसी करंट द ह्यूमन बॉडी कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय अ रेजिस्टेंस। सो एसी एंड डीसी दोनों के लिए हम लोग एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली 300 ohms, whereas the values of the body resistance including the skin ranges from 500 ohms to 3000 ohms। तो जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स है उसका जो अगर रेजिस्टेंस उन्होंने कैलकुलेट किया था रिसर्च में तो उनको मिला था 300 ohms, और अगर हम लोग स्किन वगैरह कंसिडर करेंगे तो वहां पे जो रेजिस्टेंस का रेंज है वो होता है 500 to 3000 ohms। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ये कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं है। The value of 1000 ohm represents the resistance of the human body from hand to feet and also from hand to hand or from one foot to the other foot। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जो रेंज है 500 to 3000 उसका इन्होंने एवरेज आउट करके एक वैल्यू लिया है 1000 ओम। तो अगर कोई भी ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस का अगर कोई भी वैल्यू पूछेगा तो वहाँ पे आप बता सकते हो कि अराउंड 1000 ओम हमारा ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस होता है। तो ये होता है हैंड टू हैंड के बीच में, ये होता है 1 फीट टू द अदर फीट में, या फिर हैंड टू फीट में अगर हम लोगों ने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया तो ऑन एन एवरेज हमें 1000 ओम तक वहां पे मिल सकता है। तो सॉइल रेजिस्टिविटी क्या होता है अभी हम लोग देख लेते हैं। नाम से ही पता चलता है कि सॉइल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो हम लोग देखेंगे। द फ्लो ऑफ करंट इन द ग्राउंड थ्रू द अर्थिंग इलेक्ट्रोड डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द सॉइल इन विच इट इज इंस्टॉल्ड। तो अर्थिंग इलेक्ट्रोड में से जो कोई भी करंट फ्लो होगा वो अर्थिंग इलेक्ट्रोड के साथ साथ और एक पैरामीटर पे डिपेंड करता है, वो होता है सॉइल रेजिस्टिविटी की कौन से टाइप ऑफ द में हम लोगों ने जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड है वो इंसर्ट किया है, और उसके वजह से ही जो करंट का जो वैल्यू है वो चेंज कर सकता है। दिस फैक्टर इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग विच ऑफ मेनी प्रोटेक्टिव सिस्टम टू अडॉप्ट। तो सॉइल रेजिस्टिविटी बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करता है अर्थिंग के केस में। तो यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ द सॉइल यहाँ पे दिया है एंड साथ में उसका रेजिस्टिविटी भी दिया है। तो आप देख सकते हो कि जिस सॉइल में सी वाटर यूज किया गया है उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम यानी कि सबसे कम होती है 2.5 ओम मीटर होती है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ड्राई कंक्रीट है एंड जो रॉक है उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा है। तो अगर आपने सबस्टेशन में वगैरह देखा होगा स्मॉल रॉक्स वहां पे हम लोग यूज करते हैं पूरे सबस्टेशन, आउटडोर सबस्टेशन जो होते हैं वहां पे कवर करने के लिए, बिकॉज वहां पे उसका रेजिस्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन शॉक के जो चांसेस होते हैं वो वहां पे कम हो जाते हैं। लेकिन जो अर्थिंग के लिए हम लोग जो मिनिमम रेजिस्टिविटी है वही प्रेफर करते हैं, लाइक सी वाटर एंड टैप वाटर है उसका रेजिस्टिविटी है वो सबसे कम है, तो अर्थिंग के लिए वो हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे आप एक चार्ट भी देख सकते हो, रेजिस्टिविटी इन ओम रेजिस्टेंस वर्सेस द मॉइस्चर। तो जितना मॉइस्चर बढ़ते जाएगा सॉइल का उतना ही उसका जो रेजिस्टिविटी है वो कम होते जाएगा, और मिनिमम रेजिस्टिविटी शुड बी आइडियल फॉर द अर्थिंग सिस्टम। तो मॉइस्चर के साथ साथ जो टेम्परेचर का है वो भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। आप देख सकते हो चार्ट में टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जो रेजिस्टिविटी है वो भी कम हो जाती है। आपने अगर देखा होगा तो जो हायर टेम्परेचर है वहां पे जो रेजिस्टिविटी है वो कम है, और अगर हम जैसे जैसे निगेटिव टेम्परेचर की तरफ जाएंगे या फिर कोल्डर वेदर की तरफ जाएंगे तो वैसे जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। सिमिलरली जो सॉल्ट परसेंटेज है जो सॉइल में वो भी आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो, जैसे जैसे सॉल्ट परसेंटेज इंक्रीज होते जाएगा उतना जो रेजिस्टिविटी है सॉइल का वो कम होते जाएगा, और जितना रेजिस्टिविटी कम उतना अर्थिंग के लिए अच्छा। टू रिड्यूस द सॉइल रेजिस्टिविटी द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंसेस आर, तो यहाँ पे कुछ लिस्ट है तो वो देख लेते हैं कि जिसके वजह से सॉइल रेजिस्टिविटी है वो हम लोग कम कर सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जो कॉमन सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं घर में खाने के लिए वो होता है NaCl, उसके बाद सोडियम क्लोराइड, उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, सॉल्ट एंड सॉफ्ट कोक एंड सॉल्ट एंड चारकोल इन सुटेबल प्रोपोर्शन। तो ये कुछ इक्विपमेंट्स या फिर ये कुछ सब्सटेंसेस जो है हम लोग यूज करते हैं टू रिड्यूस द रेजिस्टिविटी ऑफ द सॉइल। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अर्थ इलेक्ट्रोड्स है जो हम लोग सिस्टम में यूज करते हैं। तो फर्स्ट वन इज प्लेट्स। इन प्लेट अर्थिंग अ कॉपर और गैल्वेनाइज्ड प्लेट इज बरीड इन अ अर्थ पिट बिलो द ग्राउंड लेवल। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो ऐसे शेप में यानी कि वर्टिकली हम लोग इंसर्ट करते हैं ग्राउंड में यानी कि अर्थ पिट में जो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है वो। द प्लेट इलेक्ट्रोड शैल बी ऑफ द साइज एटलीस्ट 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर। तो ये इसका मिनिमम साइज है।
द प्लेट्स आर जनरली ऑफ कास्ट आयरन नॉट लेस देन द 12 mm थिक। तो अगर कास्ट आयरन की अगर हम लोगों ने प्लेट यूज की तो उसका जो मिनिमम थिकनेस है वो होता है 12 mm। A plate electrode shall be buried such that its top edge is at the depth not less than the 1.5 meter from the surface of the ground। तो ये जो अर्थ इलेक्ट्रोड है और ये सरफेस है ग्राउंड का, तो इसका जो डिस्टेंस है यानी कि जो टॉप एज है वो कम से कम 1.5 मीटर नीचे होना चाहिए ग्राउंड लेवल के। तो ये है ग्राउंड लेवल, इससे 1.5 मीटर मिनिमम होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एज एंड दिस ग्राउंड। Plate electrodes when made of GI or steel shall not be less than the 6.3 mm in thickness। तो अगर जो इलेक्ट्रोड जो प्लेट है वो अगर गैल्वेनाइज्ड आयरन या फिर स्टील से बनी है तो उसका जो मिनिमम थिकनेस है वो होता है 6.3 mm। और अगर प्लेट अगर कॉपर की बनी है तो उसका जो मिनिमम थिकनेस है वो होता है 3.15 mm। तो इससे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आप ध्यान में रखना। कास्ट आयरन का सबसे ज्यादा होता है, कास्ट आयरन का होता है 12 mm, उसके बाद आता है गैल्वेनाइज्ड आयरन या फिर स्टील, उसका होता है 6.3 mm एंड सबसे आखिर में होता है कॉपर, वहां पे होता है 3.15 mm। और ये ग्राउंड से 1.5 मीटर मिनिमम 1.5 मीटर अंदर हम लोग बरी करते हैं। नेक्स्ट वन इज पाइप्स और रॉड्स। तो पाइप्स और रॉड अर्थिंग यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो। द पाइप्स मे बी ऑफ द कास्ट आयरन ऑफ नॉट लेस देन द 100 mm डायमीटर, 2.5 to 3 मीटर लॉन्ग एंड 13 mm थिक। तो आप ये जो पॉइंट्स है वो ध्यान रखना, लिख के लेना, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सच पाइप्स कैन नॉट बी ड्रिवन सेटिस्फैक्टरली एंड मे देयरफॉर बी मोर एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल देन प्लेट्स फॉर द सेम इफेक्टिव एरिया। तो ये बहुत ही कॉस्टली होती है एज कंपेयर टू द प्लेट इलेक्ट्रोड फॉर द सेम इफेक्टिव एरिया। द अर्थ रॉड शैल बी प्लेस्ड एट 1.25 मीटर बिलो द ग्राउंड। तो ये जो ग्राउंड लेवल से है वो 1.25 मीटर मिनिमम हम लोग उसे रखते हैं, जो प्लेट है वो हम लोग 1.5 मीटर मिनिमम रखते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स ध्यान से लिख लेना। द थिकनेस ऑफ पाइप यूज फॉर द अर्थिंग शैल नॉट बी लेस देन 1.6 mm थिक फॉर GI, कॉपर और स्टेनलेस स्टील पाइप्स। तो इसका जो मिनिमम थिकनेस है वो होता है 1.6 mm। अगर इससे हम लोगों ने कम यूज किया तो उसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। द कॉपर क्लैड माइल्ड स्टील रॉड्स कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ द नॉर्मल माइल्ड स्टील रॉड्स वेयर द सॉइल इज कोरोसिव। तो अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हुआ सॉइल में तो वहां पे जो रॉड के जो कोरोजन होने के चांसेस है, जंग लगने के चांसेस है, वो वहां पे बढ़ जाएगी, जिसके वजह से जो इफेक्टिव अर्थिंग है वो हम लोग वहां पे नहीं देख सकते। इसके लिए नॉर्मल माइल्ड स्टील रॉड के वजह हम लोग वहां पे कॉपर क्लैड माइल्ड स्टील रॉड यूज करते हैं टू अवॉइड द कोरोजन। तो अभी हम लोग देख लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल अर्थिंग। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल अर्थिंग। हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। उसमें से सबसे पहला है इक्विपमेंट अर्थिंग। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये एक मोटर है और यहाँ पे एक ग्रीन और येलो कलर में एक वायर कनेक्टेड है जो है अर्थ वायर। तो यहाँ पे जो मेटल फ्रेम है, एक्सटीरियर जो मोटर की जो फ्रेम है उसको हम लोगों ने अर्थ किया, यानी कि जो इक्विपमेंट है ये पर्टिकुलर उसे हम लोगों ने अर्थ किया है। तो ये टाइप के अर्थिंग को हम लोग कहते हैं इक्विपमेंट अर्थिंग। तो क्या होता है ये अभी हम लोग इन डिटेल में देखते हैं। सच टाइप ऑफ अर्थिंग इज प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। द नॉन करंट कैरिंग पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट लाइक देयर मेटेलिक फ्रेम इज कनेक्टेड टू द अर्थ बाय द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर। तो जो मेटेलिक फ्रेम है तो उससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए आइडियली, लेकिन अगर बाय चांस वहां पे अगर कुछ लाइव वायर वहां पे कनेक्ट हो गई तो वहां पे शॉक लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अगर हमने वहां पे अर्थ वायर प्रोवाइड की तो जो कोई भी जो एक्सेस करंट है वो डायरेक्टली अर्थ में चला जाएगा और जो शॉक के जो चांसेस है वो वहां पे कम हो जाएंगे। इफ एनी फॉल्ट अकर्स इन द apparatus, the short circuit current to pass the earth by the help of wire thus protect the system from damage। तो यही अभी मैंने एक्सप्लेन किया। The color of earth wire insulation is green and yellow। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, जो ग्रीन और येलो का यूज हम लोग करते हैं अर्थिंग के लिए। कभी कभी डायरेक्टली प्लेन ग्रीन भी हम लोग वहां पे यूज करते हैं। तो जो इक्विपमेंट को जो प्रोवाइड करते हैं हम लोग एक्सटर्नली, उसे हम लोग बोलते हैं इक्विपमेंट अर्थिंग। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रल अर्थिंग। In neutral earthing, the neutral of the system is directly connected to the earth by the help of GI wire, यानी कि galvanized iron wire का अगर हम लोगों ने यूज किया न्यूट्रल पॉइंट को डायरेक्टली ग्राउंड करने में तो उसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल अर्थिंग या फिर न्यूट्रल ग्राउंडिंग। द न्यूट्रल अर्थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सिस्टम अर्थिंग। तो अगर हम न्यूट्रल अर्थिंग करते हैं तो उसे ही हम लोग सिस्टम का भी अर्थिंग कह सकते हैं। तो सिस्टम अर्थिंग और न्यूट्रल अर्थिंग दोनों एक ही चीज है। Such type of earthing is mostly provided to the system which has the star winding। तो हम लोगों ने देखा ही था पिछले कुछ लेक्चर में कि जो न्यूट्रल पॉइंट है वो हमें सिर्फ स्टार कनेक्शन में ही मिलता है, डेल्टा कनेक्शन में नहीं मिलता है। तो इसलिए ये पर्टिकुलर अर्थिंग है या फिर जो सिस्टम अर्थिंग है वो हम लोग सिर्फ स्टार कनेक्शन वाइंडिंग में ही यूज कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल द न्यूट्रल अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन द जनरेटर, ट्रांसफार्मर एंड मोटर। तो जो न्यूट्रल अर्थिंग है वो हम लोग जनरेटर, ट्रांसफार्मर एंड मोटर वाइंडिंग को यूज कर सकते हैं। तो मोटर में अभी हम लोग लास्ट में देखा था कि जो इक्विपमेंट अर्थिंग है वो डिफरेंट होती है, वो हम लोग नॉन कंडक्टिंग पार्ट को कनेक्ट करते हैं जो अर्थ वायर, उसे हम लोग बोलते हैं इक्विपमेंट अर्थिंग, जो शॉक से प्रोटेक्ट करती है। और ये जो न्यूट्रल अर्थिंग है वो डिफरेंट है, इट इज यूज टू फ्लो द फॉल्ट करंट। तो हम लोगों ने देखा ही था कि न्यूट्रल पॉइंट्स के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो जो न्यूट्रल अर्थिंग है उसे ही हम लोग जो सिस्टम अर्थिंग भी कह सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग डिफरेंट टाइप्स देखते हैं न्यूट्रल अर्थिंग या फिर न्यूट्रल ग्राउंड के। तो सबसे पहला है सॉलिड ग्राउंडिंग। व्हेन द न्यूट्रल ऑफ द जनरेटर, पावर ट्रांसफार्मर और ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ग्राउंड थ्रू अ कंडक्टर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, जो न्यूट्रल पॉइंट है वो डायरेक्टली हम लोगों ने अर्थ में कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ दिस रॉड। जहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस या फिर रिएक्टेंस कनेक्टेड नहीं है, हम लोगों ने डायरेक्टली एक प्लेन सिंपल रॉड कनेक्ट किया है। तो ये टाइप ऑफ द अर्थिंग को हम लोग बोलते हैं या फिर ये टाइप ऑफ ग्राउंडिंग को हम लोग कहते हैं कि डायरेक्टली ग्राउंडिंग या फिर सॉलिड ग्राउंडिंग। अ पार्ट ऑफ द सिस्टम और अ कंप्लीट सिस्टम इज सेड टू बी द सॉलिडली ग्राउंडेड व्हेन the positive sequence impedance of the system is greater or equal to the zero sequence resistance, या फिर positive sequence reactance is 3 times greater than or equal to the zero sequence reactance। तो ये दो अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो ग्राउंडिंग है वो है सॉलिडली ग्राउंडिंग। नेक्स्ट टाइप इज रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि जो न्यूट्रल पॉइंट है वो हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस डायरेक्टली अर्थ किया है, मतलब डायरेक्टली अर्थ नहीं किया है, कुछ रेजिस्टेंस बीच में कनेक्टेड है बिटवीन द न्यूट्रल एंड द अर्थ पॉइंट। द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस यूज इन द न्यूट्रल ग्राउंडिंग सिस्टम शुड नेदर बी वेरी हाई नॉर बी वेरी लो। तो जो रेजिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं उसका वैल्यू ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए या ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। क्यों? अ वेरी लो रेजिस्टेंस मेक द सिस्टम टू द सॉलिडली ग्राउंडेड। अगर हम लोगों ने रेजिस्टेंस बहुत ही कम यूज किया, उसका जो वैल्यू है वो बहुत ही कम रखा, तो वो एज अ सॉलिड ग्राउंडिंग की तरह ही बिहेव करेगी। और अगर हम लोगों ने वेरी हाई रेजिस्टेंस यूज किया तो वो एज अ अनग्राउंडेड सिस्टम की तरह या फिर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगी। तो जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो हमें कुछ रेंज में ही रखना पड़ेगा, ज्यादा भी हम लोग नहीं रख सकते और बहुत ही कम भी नहीं वहां पे रख सकते। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज चूजन सच दैट द ग्राउंड फॉल्ट करंट इज लिमिटेड बट स्टिल सफिशिएंट ग्राउंड करंट फ्लोज परमिट द ऑपरेशन ऑफ द ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन। तो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है उसके हेल्प से जो ग्राउंड फॉल्ट करंट है उसका वैल्यू हम लोग कम कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस अगर हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा यूज किया तो जो करंट का जो वैल्यू है वो बहुत ही कम हो जाएगा, और जिसके वजह से जो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन जो है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, जो ELCB वगैरह होता है वो सेंस नहीं कर पाएगा। क्योंकि ELCB कहाँ पे वर्क करता है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो जो अर्थ में से जो कोई भी लीकेज करंट फ्लो हो रहा है वही वो सेंस करता है। तो अगर हम लोगों ने रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ाया तो जो करंट का जो वैल्यू है, लीकेज करंट का, वो वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगा, जिसके वजह से हम लोग जो करंट लीक हो रहा है वो सेंस नहीं कर पाएंगे। तो इसके वजह से जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो बहुत ही ध्यान से हम लोगों को डिसाइड करना पड़ता है। इन जनरल द ग्राउंड फॉल्ट में बी लिमिटेड अप टू 5 to 20% ऑफ दैट विच अकर विद 3-phase लाइन। तो जो ग्राउंड फॉल्ट का जो करंट है वो हम लोग बहुत ही कम रखते हैं, अप टू 5 to 20% उसको लिमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टाइप इज रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। नाम से ही आपको पता चल गया होगा, आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि न्यूट्रल पॉइंट से जो अर्थ के बीच में हम लोग एक रिएक्टेंस का यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। इन रिएक्टेंस ग्राउंडेड सिस्टम अ रिएक्टेंस इज इंसर्टेड बिटवीन द न्यूट्रल एंड द ग्राउंड टू लिमिट द फॉल्ट करंट। तो हम लोग फॉल्ट करंट की वैल्यू कम करने के लिए या तो रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं या फिर रिएक्टेंस भी यूज कर सकते हैं। द वोल्टेज अक्रॉस द हेल्दी फेजेस आर बिटवीन द 0.8 to 1 पर यूनिट ऑफ द लाइन टू लाइन वोल्टेज। तो अगर हम लोगों ने रिएक्टेंस ग्राउंडिंग यूज किया तो वहां पे कोई भी अगर एक फेज में अगर फॉल्ट आया तो वहां पे फॉल्टी पार्ट हो जाएगा, और जो दो रिमेनिंग जो हेल्दी फेजेस है उसका जो वोल्टेज है वो हो जाएगा 0.8 to 1 पर यूनिट। तो ज्यादा वैल्यू उसका चेंज नहीं होगा। सिंस द ग्राउंड फॉल्ट करंट इज रिड्यूस द इंडक्टिव इंटरफेरेंस विद द पैरेलल कम्युनिकेशन लाइन इज ऑल्सो रिड्यूस। तो ग्राउंड फॉल्ट की वैल्यू तो कम हो गई, लेकिन इसके साथ साथ जो एडिशनल बेनिफिट है वो है जो इंडक्टिव इंटरफेरेंस होता है पैरेलल कम्युनिकेशन लाइन का, वो कम हो जाएगा। तो हम लोग या तो रिएक्टेंस भी यूज कर सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इट्स एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ द न्यूट्रल ग्राउंडिंग होता है वो होता है रेजोनेंट ग्राउंडिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग और आर्क सेपरेशन कॉइल ग्राउंडिंग। द पीटरसन कॉइल इज एन आयन कोर टैप्ड रिएक्टर कनेक्टेड बिटवीन द न्यूट्रल एंड द ग्राउंड। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये एक रिएक्टर कनेक्टेड जिसमें हम लोगों ने अलग अलग टैपिंग प्रोवाइड की गई है। When LG or line to ground fault occurs, a lagging reactive current flows from the faulted current to the ground
and returns through the neutral reactor. So let us assume ये C कंडक्टर पे LG फॉल्ट अकर हुआ, जिसके वजह से जो IL करंट है ये लैगिंग रिएक्टिव करंट वो फ्लो होने लगेगा। तो जो करंट है वो ये कंडक्टर में से ग्राउंड में आएगा, ग्राउंड में से ये वापस ऊपर पीटरसन कॉइल में से यहाँ पे न्यूट्रल पे आ जाएगा। तो ऐसे ये जो रिएक्टिव कंपोनेंट करंट है वो फ्लो होने लगेगा। एट द सेम टाइम द कैपेसिटेंस करंट फ्लोज फ्रॉम द हेल्दी फेजेस टू ग्राउंड। तो फॉल्ट तो सिर्फ सी फेज पे आया है, ए और बी फेज है वो हेल्दी फेजेस है, जिसके वजह से ये जो फेजेस है उसके और ग्राउंड के बीच में ये करंट फ्लो होगा बिकॉज ऑफ द कैपेसिटेंस, जिसे हम लोग बोलेंगे कैपेसिटिव करंट। तो आई बी और आई ये दो फेजेस में से जो कैपेसिटिव करंट है वो फ्लो होगा, और जो सी फेज है वहां से जो रिएक्टिव कंपोनेंट है, जो लैगिंग रिएक्टिव करंट है वो फ्लो होगा, या फिर जो फॉल्ट करंट है वो। लैगिंग फॉल्ट करंट एंड लीडिंग कैपेसिटेंस करंट आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज can be made equal so that the fault current will become almost zero and hence R cannot be maintained and extinguished। तो ये जो करंट है, जो कैपेसिटिव करंट वो तो फ्लो होगा, लेकिन अगर हमने ये पीटरसन कॉइल के हेल्प से अगर ये दोनों करंट यानी कि जो कैपेसिटिव करंट है और जो इंडक्टिव करंट है या फिर जो फॉल्ट करंट है वो दोनों की वैल्यू अगर इक्वल कर दी तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बिकॉज ये दोनों होते हैं 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो अगर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और जो फॉल्ट करंट है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आर्क सेपरेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा और हम लोग इजीली जो फॉल्ट है वो इंटरप्ट कर सकते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूट्रल रिएक्टेंस एंड द लाइन कैपेसिटेंस एक्ट्स एज अ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। तो हम लोगों ने रेजोनेंट सर्किट डिस्कस किया था, सीरीज रेजोनेंट एंड पैरेलल रेजोनेंट। उसमें क्या होता है, रेजोनेंट सर्किट में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो हम लोग इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, या फिर जो इंडक्टिव करंट है वो इक्वल टू द हम लोग कैपेसिटिव करंट करते हैं, जिसके वजह से वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और जो कंप्लीट सिस्टम है वो एज अ रेजिस्टिव सिस्टम की तरह बिहेव करती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे टैपिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से ये जो करंट है कैपेसिटिव करंट वो हम लोग इक्वल कर सके जो इंडक्टिव या फिर जो फॉल्ट करंट है उसके इक्वल। तो इसके लिए ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ द ग्राउंडिंग सिस्टम को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंट ग्राउंडिंग, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंडक्टिव और कैपेसिटिव जो करंट है वो इक्वल आउट करते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज वोल्टेज ट्रांसफार्मर ग्राउंडिंग। तो वोल्टेज ट्रांसफार्मर हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसको हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम में देख सकते हैं, जो न्यूट्रल पॉइंट है और ग्राउंड है उसके बीच में हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ग्राउंडिंग कहाँ पे यूज करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं अभी। Sometimes the neutral of the power transformer is not available for the grounding when the delta transformer is used। तो डेल्टा में कोई भी स्टार पॉइंट नहीं होता है, तो वहां पे हम लोग जो नॉर्मल ग्राउंडिंग है वो नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग वहां पे जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर ग्राउंडिंग है वो यूज करते हैं। इन सच सिचुएशन अ स्पेशल स्मॉल साइज स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर द ग्राउंडिंग। तो इसमें एक साइड पे हम लोग स्टार यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग वहां पे न्यूट्रल अर्थिंग कर सकते हैं। द स्टार कनेक्टेड प्राइमरीज आर कनेक्टेड टू द सिस्टम एंड इट्स न्यूट्रल टू द ग्राउंड। The transformer with a zigzag connection are also used as a grounding transformer। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं ये पर्टिकुलर ग्राउंडिंग सिस्टम के लिए, लेकिन हम लोग साथ साथ में जिगजैग कनेक्शन भी यूज करते हैं। जो ट्रांसफार्मर में कनेक्शन होता है स्पेशल जिगजैग कनेक्शन, तो वो भी हम लोग ये पर्टिकुलर ग्राउंडिंग सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम्स बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ द सिस्टम अर्थिंग। तो कौन से टाइप की अर्थिंग यूज की है उसके हिसाब से हम लोग जो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सो इंटरनेशनली द अर्थिंग सिस्टम आर क्लासिफाइड एज, तो तीन टाइप में हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक होता है टीएन सिस्टम, एक होता है टीटी सिस्टम एंड एक होता है आईटी सिस्टम। तो ये आप ध्यान में रख देना, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 3 क्वेश्चन पूछेंगे और एक फोर्थ ऑप्शन देंगे और इसमें से पूछेंगे कि कौन सा सिस्टम नहीं होता है। तो टीएन सिस्टम में और हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, एक होता है टीएन सी सिस्टम, उसके बाद होता है टीएन एस सिस्टम एंड टीएन सी एस सिस्टम। तो ये जो 2 लेटर की जो सिस्टम है उसमें जो फर्स्ट लेटर है सेकंड लेटर क्या क्या इंडिकेट करता है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। द फर्स्ट लेटर इंडिकेट्स द कनेक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द पावर सप्लाई इक्विपमेंट। तो जो टी है वो हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ द पॉइंट विद अर्थ। हो अगर डायरेक्ट कनेक्शन है तो वहां पे हम लोग टी सिस्टम यूज करते हैं। तो फ्रेंच में जो वर्ड है उसका टी लेटर इन्होंने लिया है, और जो आई है वो फ्रेंच में जो आइसोलेटेड जो वर्ड है उसके लिए हम लोगों ने लिया है। तो आई में क्या होता है, नो पॉइंट इज कनेक्टेड विद द अर्थ, तो ये आइसोलेटेड होता है, और जो टी होता है वहां पे डायरेक्टली कनेक्शन होता है। द सेकंड लेटर इंडिकेट्स द कनेक्शन बिटवीन द अर्थ और नेटवर्क एंड द इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूजिंग सप्लाई। तो ये जो टी है और एन है इसके हिसाब से हम लोग फर्स्ट और सेकंड लेटर जो है वो डिसाइड करते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये नेम्स याद में रखना, टी एन टी टी आई टी, एंड इसके साथ साथ ये जो 3 है वो भी रख देना। इसके साथ साथ और कोई भी एक
ऑप्शंस दे देंगे और पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रिकल सिस्टम और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि अर्थ वायर क्या होता है। तो नाम से ही पता चलता है कि अर्थिंग के लिए जो वायर यूज हम लोग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अर्थ वायर। द मेन फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर इज टू प्रिवेंट द लाइव वायर फ्रॉम द ओवरलोडिंग एंड एब्जॉर्ब द एक्सेस इलेक्ट्रॉन फ्लोज टू द ग्राउंड। तो अर्थ वायर का जो काम है वो होता है टू प्रिवेंट द लाइव वायर फ्रॉम द ओवरलोडिंग। तो कोई भी जो लाइव वायर है उसे ओवरलोडिंग से बचाना और जो एक्सेस करंट है वो डायरेक्टली ग्राउंड में फ्लो कर देना। द साइज ऑफ द अर्थ वायर इज डिटरमाइंड बाय द एम्पियर कैपेसिटी ऑफ द सर्विस वायर। तो ये नोट डाउन करना कि जो साइज ऑफ द अर्थ वायर है वो हम लोग एम्पियर कैपेसिटी से डिसाइड करते हैं, एम्पियर कैपेसिटी ऑफ द सर्विस वायर। तो ये ध्यान में रखना। द मिनिमम साइज ऑफ द अर्थ वायर फॉर द लाइट सर्किट इज 1 square mm फॉर द कॉपर एंड 1.5 square mm फॉर द एल्यूमिनियम। तो ये भी आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं अर्थ वायर का जो साइज है वो। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि अर्थिंग के क्या क्या आईई रूल्स है। द रेजिस्टेंस बिटवीन द कंज्यूमर अर्थ टर्मिनल एंड द अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर मस्ट बी लेस देन 1 ohm। तो जो रेजिस्टेंस है कंज्यूमर साइड पे अर्थ टर्मिनल जो है और जो अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर है वो दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो लेस देन द 1 ohm होना चाहिए, लेकिन बहुत ही कम रेजिस्टेंस। अर्थ रेजिस्टेंस इन अ टिपिकल डोमेस्टिक वायरिंग मस्ट बी लेस देन द 5 ohms। तो जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है उसमें जो रेजिस्टेंस है अर्थ का वो लेस देन द 5 ohm होना चाहिए। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द अर्थ वायर मस्ट बी लेस देन द हाफ ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द थिकेस्ट वायर यूज इन द इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन। तो जो अर्थिंग में वायर यूज होती है वो हाफ ऑफ द थिकेस्ट वायर यूज इन द इलेक्ट्रिकल वायरिंग। तो कंप्लीट वायरिंग जो एक पर्टिकुलर एरिया में की गई है उसमें जो सबसे थिकेस्ट वायर है उसका हाफ साइज की जो अर्थ वायर है वो हम लोग यूज करते हैं। तो जो अर्थ वायर है उसमें ज्यादा हेवी करंट तो फ्लो नहीं होता है, इसलिए हम लोग लेसर क्रॉस सेक्शनल एरिया की जो वायर है वो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जनरली अ साइज ऑफ द कॉपर वायर यूज एज अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर इज 3 SWG। तो SWG का फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है। तो SWG का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड वायर गेज। तो अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर जो है अगर कॉपर से बना हुआ है तो उसका जो गेज है वो होता है 3 SWG। अर्थ वायर स्मॉलर देन द 14 SWG मस्ट नॉट बी यूज। तो जो अर्थ वायर है वो 14 SWG से कम हुआ तो उसे हम लोग यूज नहीं कर सकते। मिनिमम रेंज इज 14 SWG। देन अर्थ लीड शुड नॉट बी स्मॉलर देन द 8 SWG। तो ये दोनों डिफरेंस है। अर्थ जो वायर है वो हम लोग 14 गेज की यूज करते हैं और जो अर्थ लीड है वो हम लोग मिनिमम 8 गेजेस की यूज करते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस है, दोनों अलग से लिख लेना। अर्थिंग वायर का वैल्यू ज्यादा होता है और जो अर्थिंग लीड है उसका वैल्यू कम होता है। तो यहाँ पे हमारा अर्थिंग से रिलेटेड थियरी पोर्शन कंप्लीट हो गया है और हमने साथ में IS 3043 क्या होता है वो भी डिस्कस किया है। जितना पोर्शन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही हमने ये लेक्चर में कवर किया गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वो लेक्चर जरूर से देखना। अर्थिंग बहुत ही इजी टॉपिक है लेकिन उतना ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन करना। वहाँ पे अभी ऑलमोस्ट 55 मेंबर से ज्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पे ज्वाइन हो गए हैं। हम लोग वहाँ पे डेली के क्विजेस और जो क्वेश्चंस है वो पोस्ट करते हैं। वहाँ पे अपने टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन किया तो आपकी मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके कुछ भी डाउट है तो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना और कुछ भी नहीं समझा है तो हमें कमेंट्स में जरूर पूछना। और भी हम लोग मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट लेक्चर में अर्थिंग के क्वेश्चंस के साथ।